अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जो आपको नहीं आते वो यहाँ से आप देख लें, ठीक है। इनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले हमें एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है और इसमें 5 पार्ट्स हैं। ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सिस्टम, राइट द ट्रांसफर फंक्शन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, पोल जीरो मैप और साथ स्टेबिलिटी को चेक करना है। यहाँ पर एक चीज याद रखें कि बाज़ औक़ात डिफरेंस इक्वेशन गिवन होती है एंड यू हैव टू ड्रा द ब्लॉक डायग्राम, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन हो और आपने उसको देखते हुए डिफरेंस इक्वेशन फाइंड करनी है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि y ऑफ n का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये आपने पहला काम करना है, ठीक है। हम कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे? अगर 1 पहले ही हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, 1 नहीं है तो आप 1 बनाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 5। 5 को डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा y ऑफ n प्लस 2/5 y ऑफ n माइनस 1 प्लस 3/5 y ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 1/5 x ऑफ n माइनस 2/5 x ऑफ n माइनस 1। नेक्स्ट अब ये करना है कि y ऑफ n को सेपरेट करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम इस तरफ ले जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? y ऑफ n इज इक्वल टू माइनस 2/5 y ऑफ n माइनस 1 माइनस 3/5 y ऑफ n माइनस 2 प्लस 1/5 x ऑफ n माइनस 2/5 x ऑफ n माइनस 1। अब हम यहां से ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये दो स्टेप्स आपको करने होंगे। अगर y ऑफ n का कोफिशिएंट 1 ना हो तब, और उसका सेकंड स्टेप क्या है? आपने इन टर्म्स को उधर लेके जाना है। अब डिले देखें कहां कहां है। जो y ऑफ n है उसमें दो डिले हैं, ये डिले नंबर 1 है, ये डिले नंबर 2 है, और x ऑफ n में एक डिले है। जब आप ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो उसके वजह से दो तरीके होते हैं। जो ज्यादा आसान अप्रोच है वो ये कि आप यहां से स्टार्ट करें, यानी यहां पर आपका होगा y ऑफ n, ये आउटपुट साइड है, एंड दिस इज आवर इनपुट साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या है? x ऑफ n है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? यहां पर देखें x ऑफ n में सिंपल एक डिले है n माइनस 1 का, ये हमारा x ऑफ n आ रहा है। डिले डालने के लिए आप यहां पर सिंपल d लिख दें ब्लॉक के अंदर, तो ये एक डिले आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? x ऑफ n माइनस 1 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहां पर हमने इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन उस ऐड करने से पहले ये स्केलिंग फैक्टर है 1/5, हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। यहां तक हमारा x ऑफ n आ गया। यहां पर मैं एरो लगाऊंगा और इसके ऊपर लिख दूंगा 1/5। इसका मतलब ये है कि x ऑफ n इज बीइंग मल्टीप्लाई विद 1/5, और इसको आप एरो भी ऐसे करके बना सकते हो, लाइन भी बना सकते हो इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए जो x ऑफ n माइनस 1 हमारे पास यहां पर आ गया, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2/5 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंपल ये करें कि एरो लगा देते हैं ऐसे करके और लिख देते हैं माइनस 2/5, और ये बेसिकली x ऑफ n माइनस 1 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो यहां पर हम लगा देते हैं समेशन सिग्मा। आप सिंपल प्लस की नोटेशन भी यूज कर सकते हो। यहां पर ये ऐड हो गया 1/5 इंटू x ऑफ n, और इधर से क्या ऐड हो गया? माइनस 2/5 x ऑफ n माइनस 1। ये हमने इनको ऐड कर लिया। ठीक हो गया जी। एरो ऐसे लगा देते हैं। अब ये हमारी होगी इनपुट साइड। अब आउटपुट साइड देखें। आउटपुट साइड में क्या है कि हमारे पास y ऑफ n किसके बराबर है जी? पहले डिले है y ऑफ n माइनस 1, फिर एक और डिले है y ऑफ n माइनस 2। हमने दो डिले देने हैं आउटपुट को। लेट्स से ये हमारे पास y ऑफ n है, और यहां पर हम देंगे एक डिले, ये हमारे पास आ जाएगा y ऑफ n माइनस 1। यहां पर आ गया दूसरा डिले, यहां पर आ गया y ऑफ n माइनस 2, ये y ऑफ n माइनस 1 है, ये y ऑफ n माइनस 2 है हमारे पास। और अब फैक्टर देखें कौन से हैं? y ऑफ n माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? माइनस 2/5। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहां पर बेसिकली माइनस 2/5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, एरो लगा देते हैं। और जो y ऑफ n माइनस 2 है ये मल्टीप्लाई माइनस 3/5 के साथ। यहां पर भी एक एरो लगाते हैं ऐसे करके, और एरो के ऊपर लिखते हैं माइनस 3/5। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड। ऐड करने के लिए हमारे पास एक समर आ जाएगा, या सिग्मा लगा सकते हैं आप। ये इन दोनों को कर दें ऐड, ये एरो इधर आ गया, इधर आ गया। अब इस रिजल्ट को हमने ऐड किस में करना है? जो हमारा x ऑफ n की डिले टर्म्स आपस में ऐड हो रही थी। यहां पर हम एक और एडर लगा देंगे या सिग्मा लगा देंगे, आपकी मर्जी है, जो दिल करता है लगा दें, ठीक है जी। इनको हम कर देंगे ऐड। ये एरो इधर चला गया, ये एरो इधर चला गया, ये x की टर्म्स ऐड हो गई,
ये y के डिलेड वर्जन ऐड हो गए और ये हमारे क्या आ गए जी, आउटपुट आ गए। सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम बना डाली। अब हमने क्या करना है जी, राइट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन लिखने के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इस डिफरेंस इक्वेशन की जरूरत है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन है ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, और उसके लिए जब हम ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करेंगे सो हमने h ऑफ z फाइंड करना है, ठीक है जी। सो एट टाइम्स क्या होता है कि आपके पास बुक पेपर के अंदर कुछ चीट शीट गिवन होगी, कुछ फार्मूला शीट गिवन होगी कि आपने y ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है, डिलेड वर्जन का कैसे लेना होता है। सो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। सो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दोनों साइड का z ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। सो y ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज y ऑफ z, क्योंकि कोई डिले नहीं है, प्लस 2 कांस्टेंट वैसे, और यहां पर देखें एक यूनिट का डिले है तो हम लिखेंगे z की पावर -1, ठीक है, -1 लिखना है, +1 नहीं लिखना। और साथ क्या लिखेंगे, y ऑफ n का होता है y ऑफ z, वैसे आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है और z की पावर क्योंकि डिले है तो लिखेंगे -2। जो नंबर ये लिखा हुआ है, अगर ये -1 लिखा हुआ है आपने -1 लिख देना है, -2 लिखा हुआ है -2 लिख देना है, इनटू y ऑफ n का क्या होता है, y ऑफ z होता है, इज इक्वल टू x ऑफ n का आ जाएगा x ऑफ z -2 कांस्टेंट, और z की पावर ये देखें नंबर क्या है -1 लिख देंगे, इनटू x ऑफ n का होता है x ऑफ z। नेक्स्ट स्टेप अब ये करना है कि यहां से y ऑफ z कॉमन निकालना है, यहां से x ऑफ z कॉमन निकालना है। सो हम निकालेंगे y ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में, यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू z -1 प्लस 3 इंटू z -2 इज इक्वल टू, यहां से x ऑफ z कॉमन निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2 z पावर -1। अब आपने ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, y ऑफ z ओवर x ऑफ z होता है। सो ये जो टर्म है इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z, और जो y ऑफ z के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 z -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 z -1 प्लस 3 इंटू z -2। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन हो गया। आप डिफरेंस इक्वेशन से डायरेक्टली भी कर सकते थे, वो कैसे कर सकते थे, देखें ये डिफरेंस इक्वेशन है ना, तो यहां पर जो आपके पास बन रहा है 5z -1 और 2 इंटू z -1, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये देखें एग्जैक्टली हमने यहां पर डिवाइड किया हुआ है, और ये 3z -2 क्योंकि डिले 2 है, जो y के कोएफिशिएंट्स है ना ये सिंपली ट्रांसफर फंक्शन में आके डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एट टाइम्स ये होता है ना कि हमें पोल जीरो जब निकालने होते हैं, पोल्स और जीरोस, पोल जीरो मैप के लिए, सो हमें z की पावर पॉजिटिव चाहिए होती है क्योंकि हमने पोल्स निकालने होते हैं और जीरोस निकालने होते हैं। सो हम करते क्या है, ये जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर है z के पावर -2 है ना, इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे 1 - 2 z -1 डिवाइडेड बाय z -2 को निकालें कॉमन, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने का मतलब यह है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, यानी इसको हम डिवाइड भी कर रहे हैं z -2 से और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय z की पावर -2 होगा तो बेसिकली 5z का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 इंटू z की पावर -1 जब डिवाइड करेंगे z की पावर -2 के साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली ये पावर ऊपर जाके +2 हो जाएगी, +2z हो जाएगा और +3 वैसे रह जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये z -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा z +2, तो हमारे पास h ऑफ z आ जाएगा z का स्क्वायर इंटू 1 - 2 z -1 डिवाइडेड बाय 5z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब z का स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो h ऑफ z आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर -2 इंटू z आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, और यहां से देखें कॉमन क्या आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, सो h ऑफ z आपके पास आ जाएगा z इंटू z -2 डिवाइडेड बाय 5z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3। तो हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया कि हम इजीली पोल जीरो निकाल सकते हैं। आप देखें जीरोस 2 आ रहे हैं, एक z इज इक्वल टू 0 पर आ रहा है, एक z इज इक्वल टू 2 पर आ रहा है, इक्वेट बस कर दें जीरो के, z -2 इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जीरोस निकालने हैं तो जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं, वो हमें डायरेक्टली रूट्स दे देगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप देखें मैं गया सेटअप में और इक्वेशन यहाँ नंबर 5 पर मैंने क्लिक किया, और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो नंबर 3 पर क्लिक किया,
और उसके बाद कोफिशिएंट देखें 5 पुट कर दिए, इक्वल 2 पुट कर दिया, इक्वल 3 पुट कर दिया, इक्वल। सो हमारे पास देखें क्या आया, दोनों कॉन्जुगेट आए। यानी जब भी आप क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट होती है, एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है, अंडरस्टूड सी बात है। देखें आप ये प्लस लिखा हुआ है ना, दूसरा प्रेस करूंगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो, तो ये इसकी वैल्यू बेसिकली आ रही है। तो वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है जी -0.2। सो हमारे पास जो z आ जाएगा जो कि पोल्स हैं, जीरोस हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये जीरोस हैं। और जो पोल्स हैं वो है आपके पास -2 प्लस -0.75, -2 प्लस -0.75 आयोटा, इसको जे भी लिख सकते हैं आप। ये हमारे पास दो कॉन्जुगेट क्या आ गए, पोल्स आ गए। अच्छा जी, अब हम इसको ना इसकी मैग्नीट्यूड भी कंप्यूट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और इसका फेज भी कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर में अगर आप कम्प्लेक्स मोड में जाओ, देखिए नंबर 2 लिखा है कम्प्लेक्स, यहां पर प्रेस करें और इसमें कम्प्लेक्स नंबर डाल दें, क्या है जी -0.2 और -0.75 और आयोटा के लिए ये है, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हम करते ये हैं कि सिंपली यहां पर जाते हैं शिफ्ट, और ये देखें 2 वाला कम्प्लेक्स है, और यहां पर हम इसका आर्गुमेंट भी निकाल सकते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो आर एंगल थीटा लिखा है ना, नंबर 3 प्रेस कर दें और इक्वल प्रेस कर दें, तो ये आपको बता देगा कि -105, देखें 9 राउंड ऑफ करेंगे तो 4 को 5 कर देगा, -105 इसका एंगल आ गया। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 241 का स्क्वायर रूट ओवर 20। सो हमारे पास क्या है जी 241 का स्क्वायर रूट ओवर 20, 241 का स्क्वायर रूट हो गया जी ये वाला, और डिवाइडेड बाय 20। सो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है 0.77 बन रही है। सो इसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो पोलर फॉर्म में क्या आ गया जी 0.71 जो इसकी मैग्नीट्यूड है, और एंगल क्या बनता है 105 डिग्री। और क्योंकि ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस आ जाएगा। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.77 था आई थिंक, 0.78 है या 0.77 है, ठीक है जी 0.71 नहीं है, 0.78 कर लें इसको, और e रेज़ पावर प्लस माइनस जे, और एंगल कितना है +-105 डिग्री। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या कंप्यूट करना है जी, नेक्स्ट पार्ट में हमने कंप्यूट करना है फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। इसको तो हम कंप्यूट अभी करते हैं। सो पहले हम ये पोल जीरो जो मैप है इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। सो पोल जीरो मैप के लिए आपने यूनिट सर्कल बनाना है। ये यूनिट सर्कल होगा जिसका सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा। यहां पर रियल पार्ट होता है और एच ऑफ जी का आपका रियल पार्ट, और यहां पर कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। यूनिट सर्कल है। अब इसमें जीरोस देखें, जीरो हमारे दो जगह पर थे, एक 0 पर था एक 2 पर था, ठीक है। सो एक आपका 0 यहां पर आ जाएगा 0 पर, और एक ये 1 है आपका, ठीक है। यूनिट सर्कल है, ये -1 हो जाएगा, ये +1 -1। सो यहां पर एक 0, तो 0 के लिए हम सर्कल बनाते होते हैं। ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास पोल्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में, -0.2 क्या है, कहां पर है, यहां पर है, और +-0.75 1 के करीब है। तो एक आपका क्रॉस यहां पर लग जाएगा और एक क्रॉस आपका यहां पर लग जाएगा, और ये -0.2 है रियल वैल्यू। सो ये हमारा बन गया पोल जीरो मैप। दोबारा बता देता हूं, ये देखें यूनिट सर्कल बनाया और 0 पहले ड्रा किए, एक 0 यहां पर आ गया, एक 0 -2 पर आ गया। यहां पर रियल पार्ट होता है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट होता है, और रियल पार्ट क्या है पोल का -0.2 है, तो -0.2 इधर आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -0.77 था या +0.75 था, ठीक है। सो एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सो हमारे पास जो पोल्स हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर आ गए। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं कि इसका ये स्टेबल है कि नहीं है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अगर तो पोल्स अंदर हो यूनिट सर्कल के, जो कि इस केस में क्या है, पोल्स आर लोकेटेड इनसाइड द यूनिट सर्कल। सो सिस्टम हमारा क्या होता है, सिस्टम हमारा बाइबो स्टेबल होता है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम काजल है कि एंटी काजल है या नॉन काजल है। अगर तो सिस्टम काजल हुआ, इफ सिस्टम इज काजल, ठीक है, तो फिर हमारा सिस्टम क्या है, बाइबो स्टेबल है, क्योंकि पोल्स आर लोकेटेड इनसाइड द यूनिट सर्कल। और अगर वो हुआ नॉन काजल तो फिर हमारा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। नॉन काजल की सूरत में हमारा सिस्टम बाइबो स्टेबल फिर नहीं होगा, नॉट बाइबो स्टेबल। सो पोल्स बेशक अंदर आ गए, तो अब डिपेंडेंसी है कि सिस्टम काजल है कि नॉन काजल है। सो अगर काजल होगा तो बाइबो स्टेबल है बिकॉज पोल्स आर लोकेटेड इनसाइड द यूनिट सर्कल, और अगर नॉन काजल है तो फिर नॉट स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने फाइंड करना है। सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला था ये यूज होगा, जो हमने
यहां पर फाइंड आउट किया था, ठीक है जी। तो वो अब हम निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का क्या है। सो हमने जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया था दैट वाज h of z is equal to 1 minus 2z minus 1 divided by 5 plus 2z minus 1 plus 3z minus 2। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कंप्यूट करना है, सिंपल रिप्लेस करते हैं z is equal to e की पावर j ओमेगा, इससे बस रिप्लेस करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा h of z at z is equal to e की पावर j ओमेगा, और आ जाएगा 1 माइनस 2 z की जगह जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस j ओमेगा, क्योंकि माइनस 1 है, ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू जी का क्या था माइनस 1 पावर थी, z पावर माइनस 1 और ये z पावर माइनस 2 था, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा प्लस 3 इंटू e की पावर माइनस 2 j ओमेगा। ये हमारा आ गया जी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसका क्या फायदा होता है कि जब हम प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, तो वो बेसिकली एक रिस्पॉन्स से पता चलता है कि किन फ्रीक्वेंसी को सिस्टम पास कर रहा है, किन को अटेनुएट कर रहा है, जस्ट लाइक फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है जी। तो सिंपली जी की जगह आपने e की पावर j ओमेगा पुट करना, दैट्स इट। ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। और इसमें दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है DTFT ऑफ h और DFT ऑफ x। सो सबसे पहले अगर हम DTFT की बात करें तो ये h हमारे पास है। तो यहां पर सबसे पहले आपने नोट करना है कि नॉन जीरो वैल्यूज कहां शुरू होती हैं। वो स्टार्ट कहां से हो रही हैं, वो जीरो से स्टार्ट हो रही हैं, 0 1 एंड सो ऑन। यानी बेसिकली काजल सिग्नल आपका है, कौन सा जी, काजल है, ठीक है, जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एंड पॉजिटिव साइड पर जाता है, ठीक है। और अगर x को देखें तो ये क्या है, ये नॉन काजल है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। सो DFT का क्या फार्मूला है, इसको हम कहते हैं x ऑफ ओमेगा, कैपिटल X ऑफ ओमेगा। हम एक डिस्क्रीट टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, लिहाजा DTFT का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस आता है, ठीक है जी। सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास समेशन और n देखें, क्योंकि h का निकालना है तो n 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है। 0 वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दें, उन इंडेक्स को शामिल नहीं करना हमने। सो n इज इक्वल टू 0 टू कहां पर n माइनस 1। तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, सो 2 माइनस 1। सो n की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, लेकिन सैंपल्स हमारे पास कितने हैं, सैंपल्स 3 हैं। सो टोटल सैंपल्स 3 हैं और 3 माइनस 1, सो आपके पास n माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 विच इज 2। बस यहां से भी देख लेना, ये 2 लिखा हुआ है ना, तो n 0 से 2 तक आ जाएगा। अब फार्मूला क्या है, x ऑफ n इंटू e रेज़ पावर माइनस j ओमेगा n, ठीक हो गया। अब बस आपने इसमें वैल्यूज प्लग इन कर देनी है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो x ऑफ ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, n के लिए 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, x ऑफ 0 e की पावर, क्योंकि जब n 0 पुट करेंगे ये माइनस 0 हो जाएगा विच इज 1, तो हमारे पास माइनस 0 आ जाएगा, प्लस x ऑफ 1 इंटू e की पावर, अब n की वैल्यू 1 है तो सिंपल आ जाएगा माइनस j ओमेगा, प्लस x ऑफ 2 इंटू e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस 2j ओमेगा आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो x ऑफ 0 है, इस डायग्राम से देखें, सर्कल इस फिगर्स देखें, x ऑफ 1 भी 1 है, 2 भी 1 है, 0 भी 1 है, ठीक हो गया। सो अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं जी x ऑफ ओमेगा की। x ऑफ 0 भी 1 है तो e की पावर 0 भी 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ये वैल्यू क्या है, ये 1 है, सो 1 लिखने का फायदा नहीं है, e की पावर माइनस j ओमेगा प्लस x ऑफ 2 भी 1 है, कुछ और होता तो वो लिख लेते, 1 लिखने का फायदा नहीं है, तो e की पावर माइनस j 2 ओमेगा। सो ये हमारा क्या आ गया जी, DTFT का आंसर आ गया। अब यहां पर देखिए, अब हमने DFT निकालना है। अब कॉमन सेंस मैंने क्या बताई कि जो DFT होता है दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर काजल सिग्नल, जो DTFT है वो नॉन काजल के लिए भी ठीक है। अगर इसका DTFT निकालते परफेक्टली फाइन था, लेकिन क्योंकि उसने बोला है कि x का DFT निकालें और DFT इज वैलिड ओनली फॉर काजल सिग्नल्स। काजल सिग्नल ये एंटी काजल, ये नॉन काजल, देखें यहां पर नेगेटिव इंडेक्स पर भी वैल्यू है। सो दूसरे पार्ट में हम क्या कहेंगे कि DFT इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस सिग्नल बिकॉज इट इज नॉन काजल, ये नॉन काजल है। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर काजल सिग्नल्स जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हो। देखो 0 पर 0 वैल्यू है, 1 पर 1, 2 पर 2, ये परफेक्टली फाइन था, लेकिन दिस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ DFT। और याद रखें ये जो DTFT होता है ये आपके पास पीरियोडिक होता है और DTFT का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इसी 2 पाई को फिर हम सैंपलिंग करते हैं इसकी और हमारे पास DFT बन जाता है, ठीक है। DFT इज द सैंपल्ड वर्जन ऑफ DTFT। इसी वजह से जो DFT है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है हमारे पास, वो डिस्क्रीट होता है। DTFT क्या होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हमारे पास
वो कंटिन्यूस होता है, उसमें कैपिटल ओमेगा होता है और DEFT में K होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है जी, यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने ये वाला, इसमें हम प्रॉपर DFT कंप्यूट करता हूं मैं और आपको बताता हूं। लिखा हुआ ये सिग्नल, अब इस सिग्नल में असम्पशन यही है कि भाई ये जो 2 है ना ये काजल है, ये n इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पर x ऑफ 0 2 के बराबर है और फिर x ऑफ 1 x ऑफ 2 x ऑफ 3। फाइंड द 4 पॉइंट DFT। ये देखिए 4 पॉइंट है 0 1 2 3, यानी n जो है वो हमारा 4 है और x ऑफ n मैं दोबारा बताता हूं आपको, तो x ऑफ n हमारे पास है 2 1 1 2। ये देखें ये सिमेट्रिक भी है, पहला सैंपल लास्ट के बराबर, जरूरी नहीं है कि x ऑफ n सिमेट्रिक हो, और एरो लगाते हैं इसका मतलब है कि ये इंडेक्स 0 पर ये वैल्यू है यानी काजल है। इसका हमने निकालना है जी DFT। अब आप देखें DFT फाइंड कैसे किया जाता है। DFT फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कैपिटल X ऑफ K इज इक्वल टू समेशन, और समेशन किस पर होगा, समेशन n पर होगा, n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N माइनस 1। टोटल सैंपल्स कितने यहाँ पर, टोटल सैंपल्स 4 हैं, सो हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस 1 3 तक जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या x ऑफ n इंटू e रेज पावर माइनस j k n 2 पाई बाय कैपिटल N। इसको ऐसे भी लिखते हैं e की पावर माइनस j 2 पाई k n बाय n। ये k क्या है, ये k बेसिकली आपके पास सैंपल नंबर है क्योंकि हम सैंपलिंग करते हैं, ये एक आपके पास इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है जी, ये k की वैल्यू इंटीजर कह रहा हूं सॉरी, k की वैल्यू हमेशा याद रखें ये 0 से n माइनस 1 तक जाती है। सिमिलरली जो n है वो भी 0 से n माइनस 1 जाता है। देखें n कितना था 4, तो हमने क्या अप्लाई किया 0 से 4 माइनस 1 3, सो k जो होगा वो भी क्या होगा 0 से 3 तक ही जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम पहले n की सारी वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा x ऑफ k इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट करें जी, जब n की वैल्यू पुट करेंगे पहले 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x ऑफ 0 इंटू e रेज पावर, जब n 0 हो गया तो ये सारी टर्म 0 हो गई, e की पावर 0 1 होता है, ठीक हो गया, प्लस x ऑफ 1 इंटू e रेज पावर, जहां पर n है वहां पर क्या पुट करना है 1, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस j और k 2 पाई बाय n। n की वैल्यू कितनी है, कैपिटल n की वैल्यू फिक्स है विच इज 4, प्लस 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा x ऑफ 2 e रेज पावर माइनस j, और क्योंकि n की वैल्यू 2 है और ये भी 2 पाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा k 4 पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 3 पुट करेंगे आ जाएगा x ऑफ 3 इंटू e रेज पावर माइनस j k, और 3 2 आर 6, आपके पास आ जाएगा 6 पाई बाय 4। ये हमारे पास आ गया जी x ऑफ k। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये कुछ सिंप्लीफाई चीजें हो सकती हैं, तो अगले स्टेप में करेंगे x ऑफ k इज इक्वल टू x ऑफ 0 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, e के बराबर 0 क्या होता है 1, सो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 विच इज 2। देखें 2 मैंने कहां से लिया, ये x ऑफ 0 x ऑफ 1 x ऑफ 2 x ऑफ 3, ठीक हो गया। सो प्लस x ऑफ 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, लिखने का कोई फायदा नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 2 क्या हो जाएंगे 4, हमारे पास आ जाएगा माइनस j k पाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस x ऑफ 2 क्या है वो भी 1 है, सो 1 इंटू ई रेज पावर माइनस j 4 4 से कट गया k पाई आ जाएगा, प्लस x ऑफ 3 क्या है 2 है ई रेज पावर, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस j कितना आ जाएगा k इंटू 2 3 आर 6, सो 3 पाई बाय 2। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई जी x ऑफ k की। अब हम क्या करेंगे, इस समेशन में देखें ये k है, k की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, k आल्सो वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, यानी 0 1 2 एंड 3। ये जो 3 है दिस इज योर n माइनस 1। अब हम पुट करेंगे x ऑफ k की वैल्यू पुट करेंगे 0, k की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 इस एक्सप्रेशन में, इसको 1 कह देते हैं, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस, जब यहां पर k 0 पुट होगा तो सिंपली e की पावर क्या बन जाएगा 0, प्लस यहां पर k पुट होगा 0 तो ये भी बन जाएगा e की पावर 0, प्लस यहां पर पुट होगा 0 तो e पावर 0 और 2 आ जाएगा, तो सिंपली हमारे पास e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, सो ये भी 1 ये भी 1, तो हमारे पास x ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 6 आ जाएगी। सो ये जी हमने निकाल लिया क्या x ऑफ 0। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने k की वैल्यू 1 पुट करनी है इस फार्मूले में, सो जब k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा आप देख लें, x ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा
जब k इज इक्वल टू 1 आएगा तो देखिए ये 2 अपनी जगह पर आएगा, यहां पर k पुट करेंगे 1 तो ये क्या बन जाएगा e की पावर माइनस पाई बाई j पाई बाई 2, तो हमारे पास बन गया 2 प्लस e की पावर माइनस j पाई बाई 2, क्योंकि k की वैल्यू 1 है, यहां पर 1 हमने पुट की, यहां पर पुट करेंगे k की वैल्यू 1 तो हमारे पास सिंपल माइनस j पाई आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस j पाई प्लस यहां पर जब k 1 पुट होगा माइनस j 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, सो प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस j 3 पाई बाई 2। अब ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है ना, इनको आप कैलकुलेटर से इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि मैं ये कैसे कंप्यूट करूं, आपको साइन कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करो तो फायदा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं ये कैसे होगा। 2 प्लस करेंगे और कैलकुलेटर ओपन कर लें, ये आपके पास आ गया कैलकुलेटर। सबसे पहले आपने किधर जाना है, आपने जाना है कम्प्लेक्स में। जब कम्प्लेक्स में जाएंगे तो देखिए इसको कंप्यूट करना है ना, तो इसको कंप्यूट करने के लिए यहां पर देखिए एंगल लिखा हुआ है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 लिखें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करें और ये एंगल ब्रैकेट जो ये वाला है, ठीक है, जहां पर कैपिटल ए लिखा हुआ है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है माइनस 90 डिग्री, लिखें माइनस और यहां पर लिख दें 90 और हम देखें डिग्रीज में होना चाहिए, रेडियन नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो आप देखें यहां से कितना आ गया, आंसर आ गया माइनस आयोटा, सो पता चल गया कि यहां पर आता है माइनस आयोटा, ठीक है जी। यहां पर कितना आता है जी, इसी तरह ये क्या है माइनस पाई है, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है 1 है तो 1 रही, और एंगल में सिंपली आप लिख दें जी माइनस 180, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया -1, सो यहां पर हम लिख देंगे -1। अब आगे इसका कंप्यूट करते हैं, ये क्या मैग्नीट्यूड कितनी है 2, और यहां पर देखें क्या है -3 पाई बाई 2, और जो 3 पाई बाई 2 होता है वो आपको पता है कितना होता है, 3 पाई बाई 2 अगर आप देखें तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है -270, ठीक है। तो -270 और ये 2 है ना, मैं 2 को हम मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं, फिलहाल इसी तरह रखते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा आयोटा, और वो 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। सो प्लस 2 आयोटा, सो x ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आपके पास है जी। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2 - 1 1 और 2i और माइनस आई प्लस आई, इसको आप प्लस आई लिखें या प्लस जे लिखें आपकी मर्जी है। ये हमने x ऑफ 1 भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं x ऑफ 2, k की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप k की वैल्यू अगर 2 पुट करें हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस, जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे 2 से कट जाएगा, e की पावर माइनस जे पाई आ जाएगा, हम लिखेंगे 2 प्लस e की पावर माइनस जे सिंपल पाई आ जाएगा, और प्लस यहां पर जब 2 पुट करेंगे माइनस जे 2 पाई आ जाएगा, प्लस e की पावर माइनस जे 2 पाई और प्लस 2 वैसे ही था, और जब यहां पर हम 2 पुट करेंगे 2 से कट जाएगा, माइनस जे 3 पाई आ जाएगा, e की पावर माइनस जे 3 पाई। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देखिए 2 लिखा हुआ है हमारे पास और माइनस जे पाई है, माइनस बेसिकली 180 लिख देंगे हम, हमें आंसर मिल जाएगा -1। सो बन गया 2 - 1 और इसके बाद क्या है -2 पाई है, बेसिकली -360 है, तो यहां पर लिख देंगे 360, ठीक है जी। तो ये आ गया +1, तो यहां पर आ गया +1, और आगे है 3 पाई। सो 3 पाई अगर आप देखें तो इसका मतलब पाई को 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 540 आ जाता है, आई थिंक सो। 180 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 540 ही बनता है, तो हम लिख देंगे -540, ठीक है जी। इंटरेट करेंगे -1 आ गया, सो यहां पर क्या आ जाएगा जी -1, और यहां पर 2 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा -2। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये तो 0 बन गया। सो जी हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, x ऑफ 2 का आंसर आ गया 0। एंड लास्ट हम कंप्यूट करते हैं x ऑफ 3, k की फाइनल वैल्यू 3 थी हमारे पास, सो x ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस, यहां पर पुट करते हैं पहले जी 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -j3 पाई बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा e की पावर -j3 पाई बाय 2, i लिख दें j लिख दें जो आपकी मर्जी है, और यहां पर पुट करेंगे 3 तो -j3 पाई आ जाएगा, सो प्लस e की पावर -j3 पाई प्लस 2 इंटू यहां पर पुट करेंगे 3, सो आपके पास आ जाएगा 3 3 are 9, 9 बाय 2 9 पाई बाय 2 -j 9 पाई बाय 2। अच्छा जी, तो यहां पर अगर आप देखें तो अब हमारे पास है e की पावर -j3 पाई बाय 2, सो हम क्या करेंगे जी, यहां पर दोबारा मैं कर लेता हूं, चलो 1 और शिफ्ट प्रेस करके एंगल और
3π/2 हमने पहले भी वैसे कर चुके हैं, ये -270 आपके पास आ जाएगा और आंसर आता है आयोटा। सो प्लस आयोटा हमारे पास आ गया। और -3π हम पहले कर चुके हैं, ये वैल्यूज आपको नोट करनी चाहिए वैसे 540 और आंसर आ गया जी -1 और -9π/2। सो -9π/2 को अगर देखें तो ये बनता है आपके पास 810 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ×2, ठीक है जी। तो -2 आयोटा आपके पास आ गया, तो ये आ गया जी -2 आयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे x(3) को, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 - 1 1 और माइनस आयोटा। तो देखें ये कॉन्जुगेट में आ रहा है, पीछे हमने जो x(1) निकाला था वो 1 प्लस आयोटा था, 1 माइनस आयोटा। इसका मतलब है हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं। सो पता चल गया कि जो x(k) आपके पास आता है इसको पीस वाइज फॉर्म में लिख दें, k = 0, k = 1, k = 2, k = 3। सो k = 0 पर हमारा आंसर क्या आया था जी? k = 0 पर 6 आया था, फिर 1 प्लस आयोटा आया, तो हमारा इसका आंसर आया 6, फिर 1 प्लस आयोटा, फिर 0 आया, फिर 1 माइनस आयोटा। सो इसका मतलब है कि ये कंजुगेट आ गया। तो ये हमारा जी आंसर आ गया किसका? DFT का। ये टाइम क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस हैं, एट टाइम स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि x(n) आपके पास ये है। यहां पर आप ना जो ट्रांसफॉर्म टेबल्स है वहां से देख सकते हैं कि इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कि इसका DTFT क्या होता है बेसिकली। तो इसका DTFT क्या होगा? x(ω) = अब अगर हम देखें तो 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास फार्मूला ये होगा, अल्फा या a लिखा होगा, उसकी पावर n ऑफ u एंड इनटू u ऑफ n लिखा होगा। जो भी अल्फा की वैल्यू है आपने क्या करना है, 1 माइनस उस अल्फा की वैल्यू वैसे लिखनी है 0.8 इनटू e⁻⁻j⍵, ये आपके पास आ जाएगा अगर ये आपके पास x(n) होता है तो। सो अब यहां पर सिंपली मैं एक चीज बताता हूं आपको कि मैं मैग्नीट्यूड को बताता हूं, एंगल आप खुद देख लें, ठीक है। वो -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इस तरह करके होता है। सो इसके अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल आप ये देखें कि आपके पास जो e⁻⁻j⍵ होता है, ये होता है cos ओमेगा, क्योंकि माइनस है, -j sin ओमेगा, ठीक है। ये फार्मूला हम यहां पर पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.8 और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा cos ओमेगा और माइनस क्या हो जाएंगे +0.8 और j आ जाएगा j.8 sin ओमेगा। अब आप सिंपली देखें, जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम क्या करते हैं जी, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कंप्यूट होगी? ये जो रियल पार्ट है, दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 - 0.8 cos ओमेगा का स्क्वायर प्लस 0.8 sin ओमेगा इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। इस तरह आप आगे इंट्यूशन भी यूज करके देख सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या आती है, ठीक है जी। ये मैंने सरसरी से बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा जी, आप लैप्लास पर एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन ये कहते हैं आपको कि आपके पास जो चेक द फॉलोइंग सिस्टम फॉर स्टेबिलिटी एंड कॉजैलिटी। सो पहले पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप एक चीज नोट करें, यहां पर हम बनाएंगे पोल 0, ठीक है जी। सो पोल 0 करने के लिए, अच्छा जी, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, चेक द स्टेबिलिटी एंड कॉजैलिटी फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। ये लैप्लास के हैं, ठीक है, एस डोमेन के हैं। सो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले कॉजैलिटी चेक करते हैं। यहां पर कंडीशन लिखी हुई है कि यहां पर होता है आपका रियल पार्ट ऑफ एस और यहां पर होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस होता है, ठीक है। ये कहां पर है? -1, यानी -1 से जो राइट हैंड साइड है, -1 से जो राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास इसका रॉक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो H1 है वो यहां पर लाई कर रहा है, इस वजह से ये H1 क्या हो जाएगा? काजल हो जाएगा। काजल क्या होता है? जो राइट हैंड साइडेड आपके पास सिस्टम गिवन हो वो आपका काजल होता है। सो ये -1 से ग्रेटर है और -1 पर पोल आ रहा है। S+1 को पुट करें 0 के बराबर -1 आता है, सो पोल हमारा यहां पर आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो राइट हैंड साइड है, राइट हाफ प्लेन है, इस वजह से कॉजल है। सो ये क्या हो जाएगा? कॉजल। अब स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप ओरिजिन को देखेंगे, ये 0 को, तो अगर पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम हमारा क्या होगा? बाइपो स्टेबल होगा, क्योंकि ये देखें -1 पर पोल है, इस वजह से जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? बाइपो स्टेबल। कौन सा पार्ट? पहला वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में अगर आप देखें, सो इसमें हमारे पास जो ये कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन में जो हमारा रॉक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, वो कहां पर आता है? वो आता है जी -1 और +1 के दरमियान, -1 एंड +1 के दरमियान। ये जो -1 है ये राइट हाफ प्लेन है और +1 का ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। सो इसमें दोनों साइडें आ रही है, नेगेटिव पोर्शन भी, पॉजिटिव साइड भी आ रही है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉन कॉजल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा जी, नॉन काजल। H2 आपका नॉन काजल है। क्या H2 स्टेबल भी है? तो स्टेबल को देखने के लिए हमने लेफ्ट हाफ प्लेन देखना है। तो यहां पर देखें एस स्क्वायर किसके बराबर है, एस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो आपके पास सिंपल 1 आंसर आ जाएगा। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक आ जाएगा प्लस 1 पर, दूसरा एस आ जाएगा माइनस 1 पर। यानी बेसिकली एग्जैक्टली यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पोल्स हैं एक लेफ्ट हाफ प्लेन में है, एक राइट हाफ प्लेन में है, तो ये आपका फिर बाइबोस्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहां पर हमें ब्लॉक डायग्राम गिवन है और ईच ब्लॉक इज लेबल्ड बाय इट्स इंपल्स रिस्पांस HI। यहां पर देखें H1 है, H2 H3 है। एक्सप्रेस द आउटपुट Y, इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट X एंड इंपल्स रिस्पांस HI, यानी I की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 और 3 हो सकती है। सो सबसे पहले हम देखें यहां पर कि हमारे पास Y जो है वो ऐड हो रहा है, तो हम यहां पर पहले पार्ट में भी लिखते हैं कि जो Y इज इक्वल टू, उसमें क्या हो रहा है, देखें ये X ऐड हो रहा है, तो X में तो कोई शिफ्ट नहीं आ रही ना, X आपका डायरेक्टली ऐड हो रहा है। प्लस यहां पर देखें, याद रखें जो आपके LTI सिस्टम होते हैं तो टाइम डोमेन में वो कन्वॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब है X और H1 जब इसमें इनपुट जाएगा तो हमारे पास जो आउटपुट होगी दैट इज X कन्वॉल्व्ड विद H। सो यहां पर ये आउटपुट होगी जब आपके पास ब्लॉक होता है और इनपुट सिग्नल जाता है, इसका इंपल्स रिस्पांस H1 है। सो जो Y होगा दैट इज Y इज इक्वल टू X कन्वॉल्व्ड विद H। कन्वोल्यूशन होती है टाइम डोमेन में। अगर ये कैपिटल H होता तो फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाती, ये फर्क होता है। कैपिटल H होता, कैपिटल X होता, हमारे पास क्या आ जाता, HX आ जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर कन्वोल्यूशन हो रही है। इसी तरह अब ये वाली जो कन्वोल्यूशन है, जो इसकी आउटपुट है, पहले फिल्टर की या सिस्टम की आउटपुट है, वो अब इधर भी जा रही है, वो इधर भी जा रही है, यानी AX कन्वॉल्व विद H, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब यहां पर जो आउटपुट होगी और ये जो आउटपुट है दोनों ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो H2 है ये कन्वॉल्व किसके साथ हो रहा है, X कन्वॉल्व विद H1, ये H1 है हमारा। ठीक है, सो इसका मतलब है जो H2 होगा दैट इज इक्वल टू, सॉरी H2 नहीं, ये जो इसकी आउटपुट है यहां पर जो कि इसमें ऐड हो रही, दैट इज इक्वल टू H2, हमारे पास आ जाएगा H2 कन्वॉल्व विद X कन्वॉल्व विद H1, ये आ जाएगी। और जो इधर से आएगी आउटपुट वो क्या होगी, प्लस जो H3 होगा दैट इज कन्वॉल्व विद व्हाट, ये जो इनपुट है X कन्वॉल्व विद H1। सो ये हमारी जी फाइनल क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। और इसमें आप इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, X प्लस H2 प्लस H3, क्योंकि दोनों का सम है, इज कन्वॉल्व विद X1 कन्वॉल्व विद H1। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, H2 कन्वॉल्व विद X इंटू H1, बिल्कुल ये आ गया, प्लस प्लस H3 कन्वॉल्व विद X इंटू H1, तो हमारे पास ये सिस्टम रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड इंपल्स रिस्पांस HI। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, एक्सप्रेस द इंपल्स रिस्पांस H इन टर्म्स ऑफ इंपल्स रिस्पांसेस HI। हमने सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस निकालना है। याद रखें इंपल्स रिस्पांस का मतलब ये होता है कि जो इनपुट है वो आपकी इंपल्स होगी, डेल्टा ऑफ n होगा। ठीक है, और जो आउटपुट होती है वो फिर H बन जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपल्स रिस्पांस होता है कि सिस्टम में हमने इनपुट डेल्टा दी और तब जो Y होगा उसको हम H कहेंगे। सो अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर ये जो मैंने यहां पर फाइंड आउट किया है, इसमें सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे, हम Y की जगह क्या पुट कर देंगे, H पुट कर देंगे, और जहां पर X है वहां पर क्या पुट कर देंगे, डेल्टा प्लस H2 प्लस H3 इज कन्वॉल्व्ड विद। अब यहां पर जो कन्वोल्यूशन होगी वो किस किस के साथ होगी, डेल्टा इंटू H1, तो डेल्टा कन्वॉल्व्ड विद H1, और डेल्टा जब किसी से मल्टीप्लाई होता है यानी कन्वॉल्व्ड होता है तो वही आपके पास आ जाता है। सो इसका मतलब है फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गई, यहां पर लिखने लगा हूं मैं सेकंड पार्ट की, H इज इक्वल टू डेल्टा प्लस H2 प्लस H3 कन्वॉल्व्ड विद H1 आ जाएगा। डेल्टा का कोई रोल नहीं है क्योंकि डेल्टा किसी सिग्नल से कन्वॉल्व होता है ना x ऑफ n के साथ, लेट्स पे, तो हमारे पास x ऑफ n ही आंसर आ जाता है। सो ये आपके सेकंड पार्ट का रिजल्ट हो गया। हमने x को डेल्टा से रिप्लेस किया और y को h से रिप्लेस किया। जहां डेल्टा की कन्वोल्यूशन होगी डेल्टा का कोई इंपैक्ट नहीं है, वही आपका आंसर आ जाएगा जो H1 है। ठीक है जी, जहां जहां H1 डिफाइन है वो आ जाएगा और बाकी हर जगह 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा 0 पर डिफाइंड होता है। ठीक है जी, सो वो उसकी 0 पर वैल्यू यहाँ पर H1 आ गई। ठीक हो गया जी। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बस ये लास्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन की है फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पहला डेरिवेटिव, तो अगर डबल डेरिवेटिव हो वो भी तरीका बता देता हूं, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सो सबसे पहले काम क्या करना है, आपने
उसी तरह जिस तरह जी डोमेन में था, ये लैपलास डोमेन में होगा। जो डेरिवेटिव होता है ना, अगर आपको टेबल गिवन हो जो लैपलास क्या, तो उसमें आप देखेंगे कि जब डेरिवेटिव का लैपलास दिया जाता है, हमने क्या करना है, दोनों साइड से लैपलास लेना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है। सो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में लैपलास लेते हैं, और अगर ऐसे लिखो x ऑफ n y ऑफ n, तो फिर हम z ट्रांसफॉर्म लेते हैं। लैपलास अप्लाई करें दोनों साइड पर, 2 आ जाएगा इनटू, अगर आप टेबल देखें तो वो कहते हैं s इनटू y ऑफ s, ऐसे होता है। और अगर ये होता है d2y बाय d स्क्वायर, d2y बाय dt स्क्वायर, तो फिर होता है s स्क्वायर इनटू y ऑफ s, बस ये फर्क है। प्लस 5 इनटू y ऑफ t का क्या है, y ऑफ s है, इज इक्वल टू x ऑफ t का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्यों किया है, तो s मल्टीप्लाई होगा इनटू x ऑफ t का x ऑफ s, y ऑफ t का y ऑफ s होता है लैपलास, प्लस 2 इनटू x ऑफ t का क्या आ जाएगा, x ऑफ s आ जाएगा। सो बस ये ट्रिकी है, डबल डेरिवेटिव आ जाए तो क्या लैपलास होगा, s स्क्वायर इनटू y ऑफ s, अगर y में है तो, अगर x में है तो s स्क्वायर इनटू x ऑफ s, ये आप टेबल से देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, y ऑफ s को निकालेंगे कॉमन, हमारे पास आ जाएगा y ऑफ s इनटू 2s प्लस 5 इज इक्वल टू x ऑफ s निकालेंगे 3s प्लस 2 इनटू x ऑफ s आ जाएगा। ठीक है, तो हमने करना है y ऑफ s ओवर x ऑफ s, सो ये y ऑफ s ओवर x ऑफ s, दिस इज नथिंग बट आवर h ऑफ s। सो ये जो आपके पास कोफिशिएंट है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2s प्लस 5, ये हमारे पास बन गया जी ट्रांसफर फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यहां से जीरो पोल निकालने आप आराम से निकाल सकते हो, ये 3s प्लस 2 को पुट करो जीरो के, s की वैल्यू आ जाएगी -2/3, एक इसमें जीरो है, और पोल कितना है 2s प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो 2s इज इक्वल टू -5 और s की वैल्यू -5/2, तो एक ही इसमें पोल है। सो ये जी मैंने ओवरऑल आपको रिवीजन करा दी सिग्नल सिस्टम की, तो दुआ में याद रखें क्योंकि दुआओं की जरूरत है मुझे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।